बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट है और किताब रहेगी अंतरा। काव्यखंड हम देखेंगे और कविता है हमारी आज की बादल को घिरते देखा, यानी कि ये जो नागार्जुन वर्मा जी जो कवि हैं इनकी कविता को हम समझेंगे और इसके सैप्रसंग व्याख्या में आपको समझाऊंगा कि हर एक पैराग्राफ में हर एक स्टैंजा में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले कुछ लाइंस है हम उसको पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, बादल को घिरते देखा है, सिंपल सा है कि बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुलहीन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि है उसने हिमालय की चोटियों की व्याख्या की है कि किस तरीके से हिमालय की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। वे इतनी सुंदर लगती हैं कि उन्हें देखने वाला एक पल भी अपनी पलकें नहीं झपकाता है। हिमालय की चोटियां जो हैं वो धूप बर्फ के कारण इतनी सुंदर दिखती हैं कि लोग उसको देख के ही मनमोहित हो जाते हैं। ओस की जो बूंदें हैं, छोटी छोटी मोती जैसी ओस की बूंदें, वो मोतियों के समान लगती हैं। जब ये बूंदें कमल के फूलों पर गिरती हैं, मानसरोवर के जो स्वर्णिम यानी कि जो कमल फूल है उस पर गिरती हैं, तो उसका जो सौंदर्य है, जो नजारा है, वो पूरा का पूरा बदल ही जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका यहाँ पे आंसर, या फिर कह लीजिए कि इसकी व्याख्या। आगे बात करते हैं, आगे पढ़ेंगे तो आगे देखिए यहाँ पे है तुंग हिमालय। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक मधुर विशुद्ध खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस पंक्ति में कवि ने हिमालय प्रदेश में बादलों को घिरने का वर्णन किया है, साथ ही वहां के जल में रहने वाले जो हंस है उनके विषय के बारे में बताया है कि वे किस तरह से तालाब में तैरते हैं। उनके तैरने पर तालाब जो है उनमें क्या सौंदर्य उत्पन्न होता है उसके बारे में कहा है। और जब भी लोग तालाब को देखते हैं तो तालाब में मौजूद हंस लोगों की आंखों का आकर्षण बन जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो तालाब है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि तालाब जो है वो हिमालय की झील और तालाब में पानी को ठंडक पहुंचाती है। हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं वो भी यहाँ पे बहुत ठंडी होती हैं। एक बार जो हंस हिमालय पर्वत की झील एवं नदियों में पहुंच जाते हैं वो कभी वहां से लौटकर अपने मूल स्थान पर वापस नहीं जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय की सुंदरता न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि पक्षियों को भी पसंद आती है। ठीक है, तो इसमें ये समझाया गया है। बाकी भाव पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पंक्तियों की जो व्याख्या वो पढ़ सकते हैं। आगे समझते हैं, तो आगे देखिए ये यहाँ पे दी हुई है वसंत ऋतु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वसंत ऋतु का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला दुड़ा की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर था, एक दूसरे से विरहुत हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निसकाल से चित अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी की बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरीसी प्रणय कलह को छिड़ते देखा है, मैंने बादल को गिरते देखा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि है वो वसंत ऋतु का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। किस ऋतु का? वसंत ऋतु का। ठीक है, वसंत ऋतु की जो सुबह है उसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि सुबह की जो बेला है वो काफी सुंदर है, मंद मंद है, सुंदर है। वायु जो है वो धीरे धीरे अपनी गति से बह रही है, जो कि और साथ ही साथ जो सूरज है वो अपनी लालिमा से संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश बिखेर रहा है, नई किरणें जो वो बिखेर रहा है। वहीं कवि को दूसरी ओर जो चकवा चकवई है, ठीक है, चकवा और चकवी, उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। उन्हें यह अभिशाप मिलता है कि दोनों रात्रि के समय एक साथ, दोनों जो है वो रात्रि का समय एक साथ नहीं बिता सकते हैं। इस कारण ये दोनों रात्रि में अलग अलग हो जाते हैं और दूसरे दिन जब सुबह सूर्य उगता है तो एक बार
फिर से ये दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसे मान लो ये सालों से मिले ही ना हो, और इन्हें काफी इस बात की खुशी होती है। तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई, इसकी व्याख्या आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे देखें, आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या बहुत छोटी सी है, बेसिकली यहाँ पे देखना चाहेंगे तो देखिए आगे यहाँ पे हमसे कहा गया है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नबी से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरुण तरल कस्तूरी मृग को अपने पर छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कवि हिमालय की चोटियों के नीचे खड़ा है। कवि इन पंक्तियों में युवा जो कस्तूरी है, यानी कि इन पंक्तियों में जो कस्तूरी मृग है उसका वर्णन करते हैं, जिसके शरीर में एक अनोखी सी जो कि उसके नाभि से आती है एक अनोखी सी सुगंध। लेकिन जो मृग है वो अपने शरीर से उस सुगंध को महसूस नहीं कर पाता है, वो अनजान होता है और वह पहाड़ों के बीच तथा अन्य जगहों में जंगलों में भागता हुआ उस सुगंध जो है उसको खोज रहा है। उसे पता ही नहीं कि ये सुगंध उसके शरीर से, उसके नाभि से निकल रही है और वह संपूर्ण हिमालय में इधर उधर भटक रहा है। अंत में जो मृग है वो खुद पर ही चिढ़ने लग जाते, क्योंकि उसे सुगंध का जो स्रोत है वो नहीं खोज पाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला स्टैंजा। आगे देखते हैं, अगले स्टैंजा की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास की व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जान दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश पर्वत शीशों पर महामेघों को झंझिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, तो अब इन पंक्तियों में जो कवि वो क्या कहना चाहता है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हिमालय पर्वत के आंगन का वर्णन करता है। कहता है कि कवि जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ही सुंदर है। वे यहाँ पर भगवान कुबेर की जो कुबेर देव जो है उनकी जो अलकनंदा नगरी है, ठीक है, अलकनंदा नहीं अलक नगरी, ठीक है, कहाँ गई यहाँ पे लिखा था, हाँ, उनकी जो अलक नगरी है उसका बता रहे हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो कहीं पे भी चली जाती है और वो उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलती है। यहाँ तक कि उन्होंने कालिदास के द्वारा जो मेघदूत कविता में बताएगी आकाश गंगा है, आकाश गंगा नदी को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वह भी उन्हें नहीं मिली। ठीक है, कवि को एक अनोखी चीज बहुत अच्छे से नजर आई कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई से बादलों को एक साथ टकराते हुए एवं गरजते हुए कवि ने बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा था। तो इसी चीज को यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आप सभी को ये पूरा समझ, अब चाहें तो आप इसकी जो व्याख्या है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब सबसे आखिरी स्टेंजा देख लेते हैं ये वाला, उसके बाद आपका स्टेंजा जो आपकी पोएम है वो खत्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ, एक सेकेंड, हाँ, सत सत निर्झर निर्झर, हाँ, सत सत निर्झर निर्झणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोज पात्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्र नील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गले में, कानों में कुबिलय लटकाए शतदल लाल कमल बेड़ी में, रजत रचित मणि खचित कलामय पान पत्र द्राक्ष सपूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रूढ़ आंखों वाले उन्माद किन्नर किन्नरियों, मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे लाइन। अब इसका समझिए भाव क्या है। तो देखिए भाव बेसिकली आपका जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें जो कवि है वो यहाँ पे बादल को घिरते देखा कविता में ये कहते हैं कि इस अंतिम पंक्ति में कवि जो है वो हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का और अधिक वर्णन करते हुए कहते हैं
कि यहाँ देवदारू पेड़ के घने जंगलों और झरनों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कवि हिमालय में रहने वाले लोगों के विषय में ये बताते हैं कि यहाँ हमेशा जो लोग हैं वो सुंदर दिखते हैं, हमेशा सज संवर कर रहते हैं। यहाँ की औरतें बालों में गजरा लगाए फिरती हैं और किन्नर लोग मजरा पीकर मस्त रहते हैं। किन्नर लोग हमेशा झूमते गाते रहते हैं, सुंदर ताल छंद खुद ही बनकर गाते रहते हैं। कवि ने यह सब अपनी आंखों से देखा है और वह इन बातों को यहाँ पर व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दी हुई है। अब चाहें तो आप इसका जो कहते हैं जिसे कि हाँ व्याख्या, अब आप चाहें तो व्याख्या यहाँ से इसकी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ पूरा का पूरा पीडीएफ। तो यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पहला स्टैंजा, उसके बाद दूसरा स्टैंजा यहाँ पे दिया हुआ है और उसकी व्याख्या यहाँ पे है। थर्ड स्टैंजा आपका ये दिया हुआ है और व्याख्या ये है उसकी। फोर्थ स्टैंजा आपका ये दिया हुआ है, ये है इसकी व्याख्या। एंड फिफ्थ स्टैंजा आपका ये है इसकी व्याख्या। एंड लास्ट जो है वो है आपका ये वाला स्टैंजा और ये है उसकी व्याख्या। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए सब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।